एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एस्पायरेंट्स नॉलेज हब की इस क्लास में हम मॉक टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं और उसी मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखो, हरियाणा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो अब देख, इसकी तैयारी करने के लिए हम प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम करने वाले, 6 हम कर चुके हैं। इससे पहले एक बार पहले भी मॉक टेस्ट करवाए थे, ग्रुप डी के ही 10-15। सारी की सारी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज की क्लास में हम करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल HSSC के पैटर्न पर। जो HSSC ने एग्जाम पैटर्न दिया, जो सिलेबस दिया, उसी आधार पर है ये। 100% सभी का डिटेल में हम सॉल्यूशन करेंगे। इस क्लास के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारे PDF आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आज के प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 100% करेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन सभी का प्रोवाइड करवाएंगे। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कुंवर नारायण जिनका 2017 में निधन हुआ था, वो किससे संबंधित थे? कुंवर नारायण कौन थे? एक पॉलिटिशियन थे, एक म्यूजिशियन थे, एक एथलीट थे, या फिर कोई पोइट्री लिखते थे? कुंवर नारायण का संबंध किस फील्ड में था? कौन थे ये? इसमें देखो, कुंवर नारायण जिनका 15 नवंबर 2017 को 90 साल की आयु में निधन हो गया था, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य से संबंधित थे। उन्हें नई कविता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ, कवि और साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। क्या थे? एक साहित्यकार थे। वे कवि होने के साथ साथ कहानीकार, निबंधकार और आलोचक भी थे। साहित्यिक योगदान की बात करें तो 31वां शतक के कवियों में वे शामिल थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें अगर हम कुंवर नारायण जी की, तो वो है चक्रव्यूह, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और वाद श्रवा के बहाने इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी पुरस्कार की, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में और पद्म भूषण 2009 में इनको दिया गया था। कुंवर नारायण जी को सारे ध्यान रखने हैं पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 और पद्म भूषण 2009 में इनको दिया गया था। ठीक है, ये एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, पोइट्री वगैरह से इनका संबंध था। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, पोइट्री काव्य से संबंधित थे। अगला है दूसरा प्रश्न, हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतने वाले को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? जो महिलाएं मुक्केबाज थी वर्ल्ड यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिन्होंने एक गोल्ड भी आया था और एक ब्रॉन्ज भी, तो इनको क्या उपहार दिया था? भाई पैसे दिए थे, वो सारी चीज अलग। एक अनोखा उपहार क्या कहा था कि इनको हम देसी गाय देंगे। देसी गाय देने की बात की गई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वेन डायग्राम बनाना है करेंसी, युआन और बहत। देखो, युआन भी एक करेंसी है, किसकी? कौन से देश की है? चाइना की। बहत किसकी है? थाईलैंड की। जैसे अपने भारत में रुपया चलता है ना, ऐसे चीन में युआन चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ऐसे थाईलैंड में बहत चलता है। तो देखो, करेंसी है दोनों की दोनों ही, तो ये करेंसी हो गया। करेंसी के अंदर युआन आएगा और बहत आएगा, दोनों अलग अलग है ना। तो यानी कि जो ऑप्शन सी वाला दे रखा, वो वेन डायग्राम बनेगा इसके अंदर। ठीक है, करेंसी के अंदर दो करेंसी है, युआन और बहत। ऑप्शन सी उत्तर आगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के दो बर्तन हैं। पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, दूसरे में 50% दूध और बाकी पानी है। उसको प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना होगा ताकि 9 लीटर इस प्रकार प्राप्त हो कि इसमें पानी और दूध का 1:2 हो? कहने का मतलब यह है कि उसके पास दो बर्तन है, एक में 80% दूध है और दूसरे में 50% दूध बाकी पानी है। अब इसने एक अलग अलग दोनों में से कितने कितने लीटर लेगा? भाई पहले वेसल में से और दूसरे वेसल में से कितना कितना ये मिक्सर लेगा कि लास्ट में जो तीसरे में जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 1:2 में बनेगा। पानी होगा 1, दूध होगा 2 और ये होगा 9 लीटर का। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 9 लीटर आना चाहिए। तो ए में से कितना लीटर लेगा, बी में से कितना लेगा? या तो 6-3 लेगा या 5-4 लेगा, भाई ऑप्शन के हिसाब से तो यही है। तो अब क्या रहेगा इसका, वो सॉल्यूशन हमें बताना है। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन मेथड से।
एलिगेशन से कैसे, देखो पहले बर्तन में दूध दे रखा है 80%, दूसरे बर्तन में दूध दे रखा है 50%। ठीक है, दो बीकर हमारे पास, एक में 80% दूध है और दूसरे में 50% दूध है। ठीक है, पहले वाले में 80% है, दूसरे में 50%। अब बीच में जो लेंगे वो मिक्सचर लेंगे। अब इसने मिक्सचर में कहा है कि वाटर और मिल्क का रेशियो होना चाहिए 1:2, यानी कि एक पानी है तो 2 दूध होना चाहिए। टोटल कितना हो गया 3। इसको हमने प्रतिशत में देखो भाई, टोटल 3 लीटर दूध है, 3 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 2 लीटर दूध है, तो कितना परसेंट है इसमें, 2/3 गुना में 100% बनाने के लिए, तो 200/3%। तो इसलिए जो तीसरा बिक्कर बनेगा जो बीच में आएगा बिल्कुल सेंटर में, उसमें कितना दूध रहेगा, 200/3%। 3 बिक्कर है ये अलग अलग, ये ध्यान रखना है। तीसरा है मिक्सर वाला, तो इसमें कितना आएगा, अब 200/3। पहले वाले में कितना था 80%, दूसरे वाले में कितना दूध था 50%। हमने दूध पे एलिगेशन लगा दिया क्योंकि दूध की मात्रा इसने दे रखी है। पानी पर भी लगा सकते हैं, इसमें पानी 20% रहेगा, इसमें पानी 50, और इसमें पानी कितना आएगा 100/3 आएगा, चाहे वैसे लगा लो। अब एलिगेशन में क्या करते हैं, एक बार ये घटाएगा और एक बार इसमें से ये घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। ठीक है, अब जब हम ये दोनों घटाएंगे तो कैसे घटेगा, ये घटेगा इस हिसाब से, 200/3 में से एक बार 50 घटेगा और एक बार 80 में से 200/3 घटेगा। जब ये एलिगेशन घटाएंगे इनको, तो एक बार इधर से क्या बचेगा 50/3, इधर से क्या बचेगा 40/3। भाई एलसीएम लेंगे तो 5 दिया 150, तो 200 माइनस 150/3 50/3 ये आएगा। 8 दिया 24, तो 240 माइनस 200/3 यानी कि 40/3। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा 5:4। तो जो एलिगेशन हमने लगाया था बिकर 1, बिकर 2 और फाइनल पर, इसमें 80 था, इसमें 50 था, इसमें था 200/3, तो 50 वाले में से कितना बचेगा 5 और इसमें से कितना बचेगा 4। तो ए और बी का जो अनुपात आएगा, कितना अनुपात लेना है 5:4 का। अब देखो 5 और 4 मिलकर भी 9 हो रहे और हमें 9 लीटर ही चाहिए था, तो मतलब ए से कितना दूध लेंगे 5 लीटर, दूसरे वाले बीकर से कितना लेंगे 4 लीटर। अगर ये 5 और 4 9 की जगह अलग बनता तो हम क्या करते, मिक्सचर ए में लेना है 5, इसमें 5 लेना, टोटल कितना है 9, और दूध कितना लीटर दिया है 9 लीटर, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो पहले वाले से आएगा 5 लीटर। सेम ऐसे ही दूसरे में 4 का है, टोटल 9 में से कितना लेना है 9 4, तो पहले वाले बिक्कर से आएगा 5 लीटर और दूसरे वाले से आएगा 4 लीटर। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो 5 और 4 तो नीचे वाले का जोड़ है इनका अनुपात का, और ये 9 लीटर है जो हमने लास्ट में बनाना है, तो इसकी जगह 18 भी दे सकता है, 27 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ट्रिक का ध्यान रखना है। तो ए वाले से लेंगे 5 लीटर दूध और मिक्सचर, और दूसरे से लेंगे 4 लीटर मिक्सचर। मिक्सचर लेना है, ध्यान रखना, अलग से दूध नहीं दे रखा, उसने मिक्सचर दे रखा है, लास्ट में 1:2 बन जाएगा। ये सारा सवाल है डिटेल में। 200/3 कहाँ से आया ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 200/3 यहाँ से आया। लास्ट में दूध पानी और दूध का अनुपात है 1:2, यानी कि 1 लीटर पानी है 2 लीटर दूध है, टोटल कितना हो गया 3। प्रतिशत में बनाएंगे तो 2/3 गुणा में 100 यानी कि 200/3। तो इसका उत्तर आएगा 5:4, 5 और 4 लीटर। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा। पहले वाले से 5 लीटर लेना है, दूसरे वाले से 4 लीटर लेना है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिज्नी लैंड परियोजना को लेकर किस केंद्रीय मंत्री से शिष्टाचार भेंट करी है। डिज्नी लैंड प्रोजेक्ट के लिए किस मंत्री से मिले हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाई 2025 में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात करी। किससे मिले थे, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन से हैं ये, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। इसका उद्देश्य गुड़गांव के मानेसर के पास पचगांव में 500 एकड़ जमीन पर डिज्नीलैंड थीम पार्क विकसित करने की योजना चर्चा है। मानेसर के पास पचगांव, वहां पर 500 एकड़ में डिज्नीलैंड थीम पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उससे हरियाणा के सीएम ने मुलाकात करी। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न नंबर 6 देखो, कथन और कारण दे रखा है, ये कथन ये कारण, ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, क्या बताना है। स्टेटमेंट है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ए पीस ऑफ आई एडेड टू द ड्रिंक कूल्स इट, बिल्कुल सही है भाई। किसी भी, चाहे पानी में बर्फ डाल दो, दूध में बर्फ डाल दो, किसी भी चीज में अगर हम बर्फ डाल दे तो उसको लिक्विड को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है। इसका कारण दे रखा है कि बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। आइस टेक लेटेंट हीट
फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द ड्रिंक कूलिंग डाउन। मतलब जो पदार्थ लिक्विड है हमारे पास, या चाहे पानी मान लो, दूध मान लो, उसके अंदर जो लेटेंट छुपी हुई हीट जो है, गुप्त उष्मा जो है, उसको वो आइस क्यूब खींचता है, जिसकी वजह से वो लेटेंट हीट आइस क्यूब में जाती है और वो ठंडा हो जाता है। ये इसका कारण बिल्कुल सही है। लेटेंट हीट की वजह से बर्फ जो हम डालते हैं किसी भी लिक्विड में, वो ठंडा हो जाता है लिक्विड इसी वजह से। यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 6 का। साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अगला है प्रश्न नंबर 7। इसमें सिनोनियम सिमिलर वर्ड बताने की, सिनोनियम हमें बताना, और वर्ड है पैम्पर। पैम्पर का सिनोनियम बताना है, क्या होगा? पैम्पर होता है खुशी, उत्साह। इसका सिनोनियम क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर आएगा ग्लैडन। ग्लैडन जो करेक्ट आंसर है पैम्पर्स का, क्योंकि इनका मतलब देखो, पैम्पर का मतलब भी होता है दयालु का भाव दिखाना, केयर करना। सही, ये ग्लैडन का मतलब है एक्सेसिव काइंडनेस, अत्यधिक दया का भाव दिखाना, केयर करना, इंडिगलेंस करना। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, जैसे बच्चे से लाड प्यार करते हैं, वही इसका मतलब होता है। ग्लैडन का मतलब भी है किसी को खुश करना, सेटिस्फाई करना किसी को। ठीक है, इसलिए पैम्परिंग्स, देखो, बिकॉज पैम्परिंग समवन ब्रिंग्स देम कंफर्ट एंड प्लेजर, ग्लैडन सर्व्स एज द क्लोजेस्ट कंस्ट्रक्चर। इसका सही आंसर क्या आएगा? ग्लैडन आएगा, पैम्पर का सिनोनियम। तो प्रश्न नंबर 7 पैम्पर, इसका सिनोनियम हो जाएगा ग्लैडन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 10 वस्तुओं का मूल्य 250 है तो 15 कितना हुए? तो सिंपल है, 10 का है 250, तो एक का कितना होगा? 250 बटे 10, 15 का क्या होगा? 15 से गुणा कर दो, 25 गुणा 15, 250 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 375। 375, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के अंबाला में तैयार हो रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए आमंत्रित की गई बोली में किस एयर रूट को फ्लाई बिग एयरलाइंस मिला है? एक है फ्लाई बिग एयरलाइंस, इसने बिड लगाई थी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए, अंबाला के अंदर ये बनेगा। तो ये कौन से रूट की बनेगी? अंबाला से, अंबाला से कौन सा रूट का एयरपोर्ट एयरलाइन बनने जा रही है अंबाला के अंदर, जिसका टेंडर मिला है फ्लाई बिग एयरलाइंस को? हरियाणा के अंबाला में बन रहे नए सिविल एविएशन घरेलू हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत फ्लाई बिग एयरलाइंस को अंबाला श्रीनगर अंबाला हवाई मार्ग आवंटित किया गया है। ये उड़ान जगाधरी रोड पर स्थित मौजूदा वायुसेना स्टेशन पर बने नए टर्मिनल से संचालित होंगी। अंबाला में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उड़ान भरेगी अंबाला श्रीनगर अंबाला की एयरलाइन, अंबाला से श्रीनगर जाना और वापस अंबाला आना। इसका टेंडर मिला है फ्लाई बिग एयरलाइन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला श्रीनगर अंबाला, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफी सारा स्टडी मेथड, काफी सारे पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें कि द वेदर कंडीशन इन ए डेजर्ट इज यूजुअली ब्लैंक एरिड। जो रेगिस्तान है वहां पर मौसम की कंडीशन बहुत ही शुष्क होती है, यूजुअली एरिड, और इसके बीच में एक वर्ब आएगा और वो आएगा एडजेक्टिव, तो ये आएगा एक्सट्रीमली, अत्यधिक। एक्सट्रीमली एरिड, बहुत ही शुष्क कंडीशन होते हैं मरुस्थल के अंदर। एक्सट्रीमली, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 दिया है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? द मेल्टिंग स्पीड ऑफ ग्लेशियर। हिमालय में जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, उनकी गति कैसी, किस हिसाब से पिघल रहे हैं? बहुत धीरे धीरे, बहुत अधिक, या फिर विश्व के अन्य भागों के समान, या फिर सूचना उपलब्ध नहीं है। तो हिमालय नदी के जो ग्लेशियर हैं हिमालय पर्वत के, वो बहुत ही तेज गति से पिघलने लग रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो हमारे पहाड़ों पर, जो हिमालय के पहाड़ है, वहाँ पे जो ग्लेशियर है वो बहुत तेज गति से पिघलने लग रहे हैं। हर बार देखो, अब की बार जितनी बर्फ पड़ी है अगले साल उससे हमेशा कम बर्फ पड़ने लगी। अब जम्मू वगैरह में जाओगे, जब कभी पूछना, बर्फ पहले पड़ती थी, हर साल कम होने लग गई है, बल्कि पिघलती भी समय से पहले ही है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 12, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है और जब दूर जाते तो सीटी की आवाज घटती है। तो ये किसका उदाहरण है? कौन सा इफेक्ट है ये? भाई, हम स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन हमारी साइड आएगी तो हॉर्न बजाएगी तो हमें तेज सुनाई देता फिरेगा। जैसे ट्रेन आगे निकल जाएगी, इसका हॉर्न हमें धीरे धीरे कम सुनाई देने लग जाएगा।
किस वजह से होता है, कौन सा इफेक्ट है ये, रमन इफेक्ट है, कम्पटन इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट या फिर डॉपलर इफेक्ट। तो देखो ये है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि जब ध्वनि का स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति हो तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। ठीक है, श्रोता यानी कि आप, और ध्वनि का स्रोत यानी कि ट्रेन, ठीक है, उसमें चेंज होता है। जैसे ट्रेन पास आती है तो ध्वनि की तरंगें कंप्रेस होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इस वजह से तेज और तीखी आवाज में सुनती है। जैसे ट्रेन दूर जाती है तरंगे फैल जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज धीमी या नीची सुनाई देने लग जाती है। कारण क्या है इसका, डॉपलर इफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है रामायण शब्द का संधि विच्छेद। मोस्ट इंपोर्टेंट है रामायण का। इसमें आएगा राम प्लस में अयन, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। राम प्लस में अयन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, राम प्लस में अयन। आयन नहीं आएगा, ध्यान रखना, राम प्लस अयन आएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम पहाड़ों पे जाए तो पेट्रोल के अंदर TeL मिला देते हैं, ठंडी जगह में जाते हैं तो क्यों मिलाया जाता है ये टेट्रा इथाइल लेड। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मुख्य रूप से एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। एंटी नॉक एजेंट, इसका उद्देश्य इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाना, इंजन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाना और इंजन में नॉकिंग यानी कि समय से पहले दहन को रोकना है। टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि ये पेट्रोल और हवा के मिश्रण को ऐसे में फटने से रोकता है, इससे इंजन के वाल को नुकसान नहीं होता, ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता है, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है इंजन की। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। 15 की कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द नहीं, जाति मतलब पूरे समूह को दर्शाता है। बगुला पूरी बगुला समाज आ गया, डाकू में पूरा डाकू समाज आ गया, लड़का में सारे लड़के आ गए, लेकिन आनंद ये एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक मतलब पूरे समूह को दर्शाना, लड़का लड़की ये सारे समूह को दर्शाते, लेकिन किसी एक लड़के का नाम लिख दिया आनंद तो एक व्यक्ति को दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि हरियाणा में नूह जिले की स्थापना कब हुई। नूह कब बना था। नूह पहले इसका नाम था मेवात, ये बना 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005। प्रश्न नंबर 17 है अमूल और अमूल्य, इनका अर्थ बताएं। देखो मूल होती है जड़, और अमूल का मतलब हो गया जड़ रहित, और अमूल्य हो गया कीमती। सभी में देखो पहला है जकड़ रहित, इसमें है जाल रहित, इसमें है जल रहित। कीमती तो सभी को पता है अमूल्य, अमूल का मतलब होता है जड़ रहित। मूल होता है जड़, किसी पौधे का मूल भाग यानी कि जड़, तो अमूल मतलब जड़ रहित, बिना जड़ का। ऑप्शन सी उत्तर होगा 17 नंबर का। 18 नंबर का देखो कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को क्या था, उससे 9 साल पहले बताना है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो हमने बताना है 5 फरवरी 2009 को। 5 फरवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 के बीच में पहले देखो विषम दिन कितने हैं। 5 फरवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक कितने विषम दिन बनेंगे। उसके बाद 5 फरवरी तक 1 जनवरी 36 दिन हो जाएंगे टोटल विषम दिन। जब इसको मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि अब हमें एक तो दिन गिनोगे 5 फरवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन हम ये देखो फरवरी में होते 31 दिन और 5 हो गए फरवरी के 36 दिन है ना, तो 5 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 के बीच में कितने दिन रह गए, 329 से 36 घटा दिया हमने। सीधा सा तरीका है निकालने का, चाहे तो आप ऐसे कर लो, फरवरी और बाकी सारे महीने के दिन जोड़ो वो 329 आएंगे। इसमें क्या किया है, 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक कितने दिन होते हैं, 36 दिन होते हैं ना, वो 365 में से घटा दिया, कितने आ गए 329 दिन। 31 दिसंबर 2009 तक 5 फरवरी से, इसको 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 0, यानी कि जो 5 फरवरी 2009 को दिन है वही 31 दिसंबर को आएगा, क्योंकि शेष 0 बचा। ठीक है, अब देखो 1 जनवरी 2010 से, क्योंकि 31 दिसंबर 2009 तक बराबर बात है, जो 5 फरवरी को दिन था वही 31 दिसंबर 2009 को दिन था। 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक कितने विषम दिन आएंगे, तो देखो इसमें 2010 से 2010, 2011 का, 2010 फिर 11 फिर 12 13 14 15 16 17,
ठीक है, कितना साल आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर कितने हैं इसमें? तो 2012 का है, 2016 का है, 2 लीप ईयर है। तो इसमें देखो ये 6 नहीं है, 8 आएगा। भाई 2010 से लेकर 2017 तक 8 साल हो गए ना, 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 साल तो सीधे सीधे हो गए। 2012 और 2016 लीप ईयर है, दो ये जुड़ जाएंगे, कितने दिन हो गए? 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। तो 1 जनवरी 2010 से 2017 के बीच में विषम दिन आ गए 3। हमें चाहिए 5 फरवरी तक, तो अब 2018 शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी तक दिन कितने हो गए? 36। 7 से भाग देंगे, 7 5 35, शेष बचेगा 1, यानी कि 1 दिन और विषम बचेगा। 3 दिन पहले बचे हुए थे विषम 8 साल के, और एक यहाँ पे 4 दिन विषम बन गए। यानी कि कहने का मतलब क्या आ गया अब क्वेश्चन, कि 5 फरवरी 2009 से लेकर 5 फरवरी 2018 तक विषम दिन कितने आ गए? टोटल 4 आ गए, क्योंकि हम 31 दिसंबर 2009 तक निकाल चुके, विषम दिन 0 था। तो उसके बाद के 3 पहले वाले में बचे थे, 1 अब बचा, तो टोटल 4 विषम दिन आ गए। तो अब जो है 5 फरवरी 2018, 4 विषम दिन के बाद, देखो 4 विषम दिन है तो गुरुवार है, 1 विषम दिन है तो सोमवार है। अब इसने कहा है कि 5 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 5 फरवरी 2009 को क्या रहेगा? गुरुवार। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, देखो, तो 5 फरवरी 2009 को क्या रहेगा? गुरुवार रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क वाले में इसमें दिया है कि ए और बी किसी काम को 21 दिन और 14 दिन में करते हैं। यानी कि ए एक काम को 21 दिन में करता है, बी उसको 14 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए शेष काम को पूरा करता है। काम कितने समय में पूरा होगा? इसका मतलब पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखो, इस प्रश्न में हमने ये बताना है 5 दिन तो बी ने साथ मिलकर काम किया था, प्लस बचा हुआ काम अकेले ने करा था, दोनों को मिलकर। इस प्रश्न में बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं, जो शेष काम ए ने पूरा किया उसके दिन निकाल देते हैं। इसमें हमने पूरे दिन निकालने हैं, जितने दिन में काम शुरू हुआ था और जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन का। अब ए काम करता है 21 दिन में और बी करता है 14 दिन में। ठीक है, ए करता है काम पूरा 21 दिन में और बी करता है 14 दिन में। 21 और 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 21 दूनी 42 आ जाएगा। 21 दूनी 42, 14 तिया 42। ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता आ गई 3। अब दोनों एक साथ काम करेंगे, तो ए की क्षमता 2, बी की 3, तो कितना काम करेंगे डेली? 5 यूनिट। लेकिन 5 दिन बाद भी छोड़ दिया तो 5 दिन में टोटल काम हो कितना जाएगा? एक दिन में 5 यूनिट करें तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 25। काम करना 42 था, हो गया 5 दिन में 25, तो काम रह कितना गया? 17 यूनिट। बचा हुआ 17 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 2। 17/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 8.5 दिन। बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? 8.5 दिन में पूरा करेगा। हमसे इसने पूछा टोटल दिन कितने लगे काम पूरा होने में, तो 8.5 दिन तो लास्ट का काम ए ने अकेले ने किया, प्लस 5 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर करा था, तो 8 और 5 13, यानी कि 13.5 दिन। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 13.5 दिन में। ऑप्शन बी उत्तर होगा। इसमें ध्यान रखना 8.5 उत्तर नहीं लगाना। टोटल काम के दिन पूछा है, काम शुरू हुआ था जिससे लेकर जिस दिन काम खत्म हुआ था। 8.5 + 5 13.5 दिन। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता, तो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा के वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरविंदर कल्याण कौन है? ये विधानसभा अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 21 है, किस राज्य में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है? पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य के अंदर खुलेगी पूरे भारत के अंदर? देखो, हाल ही में जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय यानी कि एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के अंदर पहली एआई यूनिवर्सिटी खुलेगी। और कहां पर खुलेगी? आंध्र प्रदेश में अमरावती। आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में पहली एआई यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। किसके सहयोग से? एनवीडिया के सहयोग से। एनवीडिया के साथ साझेदारी करके एआई यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है आंध्र प्रदेश की अमरावती में। इसका संचालन कब से होगा? ये बताया गया था कि 19 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी, ये ऐसी घोषणा करी थी। यह यूनिवर्सिटी एआई, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के क्षेत्र में शोध और शिक्षा प्रदान करेगी।
पहली एआई यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के अमरावती में फरवरी 2026 से शुरू करने की बात की गई थी। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 22 है कि अप्रैल मई के दौरान सात चौखा खोरी मेला किस जिले में होता है? तो ये होता है पुल्हाना के पास, पुल्हाना, और ये कहाँ है? नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गांव का नाम है खोरी, चोखा खोरी, वहां पर मेला लगता है। नूह डिस्ट्रिक्ट का पुल्हाना है वहां पर। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है कि 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन सा प्रमुख आर्थिक निर्णय घोषित किया था? 2016 के लास्ट में कैशलेस इकोनॉमी, लोन वेवर ऑफ डिफॉल्टर, डिमोनेटाइजेशन या सोवरेन नेशनल। तो देखो, नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी थी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। डिमोनेटाइजेशन उस समय किया गया था। नवंबर 2016 की बात है ये। ऑप्शन सी उत्तर आएगा। डिमोनेटाइजेशन किया गया था नवंबर 2016 के अंदर। 1000 और 500 के नोट उस समय बंद कर दिए गए थे। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफी सारा स्टडी मेटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आगे है सवाल नंबर 24। इसमें कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन क्या होगा? 7 सेंटीमीटर व्यास, देखो डायमीटर 7 दे दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई का मान लेना है 22/7, इसने लिख रखा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 7/2। पावर 3 है तो 3 बार आएगा। एक साथ से एक साथ करेगा, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, इस 2 से 11 पे आ गया। ठीक है, 7 7 49 और 11 की गुना करें कितना आएगा? 9 3 5 539/3। इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 7 21, 3 निम 27, 179.66। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। 179.66 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ गोले का आयतन का फार्मूला ध्यान रखना है हमें, 4/3 पाई आर क्यूब। आर होती है रेडियस, डायमीटर की आधी, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। पाई का मान 22/7 लेना है। प्रश्न नंबर 25, लिस्ट 1 और 2 को मिलाना है। ये अलग अलग झील दे रखी है, स्काईलार्क, दमदमा, दबचिक और कर्ण झील। अब देखो, कर्ण झील है करनाल के अंदर। करनाल में कहां पर? उचाना के पास। कर्ण झील करनाल उचाना के पास। आगे क्या है? डबचिक। डबचिक झील कहाँ है? होडल पलवल के अंदर है। दमदमा झील कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। स्काईलार्क कहाँ है? पानीपत के अंदर है। पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1, चौथे का 3, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। ये झील है प्रमुख, इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 26, इसमें हमें करेक्ट आर्टिकल भरना है। ए एन और द में से क्या आएगा? शॉपिंग फॉर क्लोथ्स प्रूव्ड टू बी ब्लैंक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ब्लैंक एग्जीक्यूटिव हु वेंट शॉपिंग अब्रॉड। यहाँ पर ए एन और द में से क्या आएगा ये बताना है। तो जो पहला खाली स्थान उसमें आएगा ए। क्या आएगा? ए। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिकॉज ट्रॉमेटिक बिगिंस विद कॉन्स्टेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए ए आएगा। सेकंड वाले खाली स्थान में आएगा द। एग्जीक्यूटिव इज मॉडिफाइड बाय स्पेसिफिक रिलेटिव कॉज हु वेंट शॉपिंग अब्रॉड, तो यहाँ पे आएगा द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, पहले वाले खाली स्थान में ए, दूसरे में द। प्रश्न नंबर 27 है, मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाना क्या कारण है? द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। हम दूध मथते हैं तो उसमें से क्रीम निकल जाती है, अलग से मलाई हो जाती है, और जो मक्खन निकलता है दूध में से, जब मक्खन में दूध दही को जब बिलोते हैं हम तो उसमें से मक्खन निकलता है। ये सारा किस वजह से होता है? कौन सा फोर्स होता है? तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन सा एक अलॉय नहीं है? देखो, पित्तल के अंदर होता है तांबा प्लस जिंक। तो देखो, आपको किसी एक का पता होना चाहिए। तो तांबा जो है वो एक अलॉय नहीं, एक धातु है, मेटल, कॉपर। कॉपर इन सभी में मिलावट होती है, तो कॉपर एक मिश्र धातु नहीं है। बाकी स्टील भी मिश्र धातु है, ब्रोश भी और ब्रांज भी। प्रश्न नंबर 29 है कि महेंद्रगढ़ जिले के किस गांव में जनवरी फरवरी में खेमाग देवता का मेला लगता है? खेमाग देवता का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सड़ंग के अंदर।
सेड़ंग के अंदर, मांडोला के अंदर लगता है बाबा केसरिया का बेड़ा, और बागुत के अंदर जो महादेव भगवान शिव का मंदिर है, च्यवन ऋषि का डोसी की पहाड़ी पर है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर कौन से धर्म से संबंधित? जो एलोरा की गुफाएं हैं और जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? देखो, एलोरा की गुफाएं और रॉक कट मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद था, वहां पर है। ठीक है, यह स्थान अपने प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। एलोरा की गुफाएं और मंदिर। अब कितनी गुफाएं यहाँ पर टोटल? तो टोटल 34 गुफाएं हैं एलोरा की, जो सह्याद्री की काट कर बनाई, जो सह्याद्री पहाड़ियां हैं उनको काट कर बनाई गई है। अब 34 गुफाएं किस किस धर्म से है वो देखो, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो 1 से 12 ये बौद्ध धर्म की है, 13 से 29 हिंदू धर्म की है और लास्ट की 5 जैन धर्म की है। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म की है, 13 से 29 हिंदू से है और 30 से 34 ये जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 34 गुफा है, मंदिर है वहां पर एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफा संख्या 16, देखो ये है इंपोर्टेंट। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर है, दुनिया का सबसे अखंड रॉक कट संरचना है। एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है, उल्टा मंदिर बनाया हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक का बना हुआ है। वही हम मकान बनाते तो नीचे से शुरू करते फिर ऊपर पहुंचते, लेकिन एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर वो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ काट के बनाया हुआ है एक ही चट्टान से। तो हमारा प्रश्न था कि एलोरा गुफा किसके धर्म से है? तो तीनों धर्म से है, बौद्ध, हिंदू और जैन की। 34 गुफाएं हैं तीनों धर्मों की अलग अलग। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, बौद्ध, हिंदू, बौद्ध और जैन। प्रश्न नंबर 31 है, ठोस का विलोम। देखो, सॉलिड, सॉलिड का उल्टा क्या होगा? लिक्विड, यानी कि तरल। ठोस का विलोम तरल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड। देखो, अगर कोई नाम नहीं दिया एंडोक्राइन वगैरह, जब तो आएगा लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता तब क्या आएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत बोलते हैं। यह सबसे भारी अंग है और यहाँ बाइल जूस बनता है, पित्त बनता है हमारे शरीर के। वात, पित्त और कफ तीन होते हैं ना, तो पित्त बनता है लीवर के अंदर, जो रक्त को शुद्ध काम करता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वो है पेनक्रियाज। सबसे बड़ी लीवर है, दूसरे नंबर पर है पेनक्रियाज। लेकिन अगर यह पूछता एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो आती थायराइड। देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि नॉर्मल पूछे तो आएगा लीवर, यकृत। दूसरे नंबर पर है पेनक्रियाज। लेकिन ये पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो है थायराइड। तो इसमें सबसे लंबी पूछी, सबसे बड़ी ग्लैंड है यकृत, सेकंड नंबर पर पेनक्रियाज, और एंडोक्राइन पूछता तो थायराइड हो जाता। ऑप्शन बी आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 33 दिया है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या 20% और 10% क्रमशः वृद्धि होती, तो नया अनुपात क्या होगा? देखो, बॉय है 6 और गर्ल्स है 7। अनुपात में तो लड़के मान लिए 60, लड़की होगी 70। ठीक है, अब लड़के बढ़ गए कितने? 20%। तो 60 का 20% को बढ़ाएंगे तो 12 बढ़ गए, तो कितना हो गया? 72 हो गया। लड़कियां हैं 70, 70 का 10% यानी कि 7 बढ़ेंगी, तो 70 7 77। इनका अनुपात कितना हो जाएगा नया? 72:77। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 72:77। अगर आपको इसको 6 और 7 लेकर ही चलते हो तो 6 का 20% कितना आएगा? 1.2, तो यह आ जाएगा 7.2। 7 का 10% आएगा 0.7, यह आ जाएगा 7.7। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 72:77 ही आएगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, 72:77। आगे है सवाल नंबर 34, प्रश्न नंबर 34। इसमें कि हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ है? तो हरियाणा में थर्मल पावर कहाँ? पानीपत के अंदर भी है, यमुनानगर के अंदर भी है, हिसार के अंदर भी है, एक झज्जर के अंदर झाड़ली है वहां पर भी है। ठीक है, ये सारे पावर प्लांट हैं हरियाणा के अंदर। पानीपत, यमुनानगर, हिसार, झज्जर, सभी जगह पावर प्लांट है। आगे प्रश्न नंबर 35। उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा मतलब अपना मतलब हल करना, अपना काम निकालना। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, अपना काम निकालना। प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 दिया है, के एम पी की फुल फॉर्म, के एम पी जो एक्सप्रेस वे है उसका।
तो ये है कुंडली मानेसर और पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 36 का। आ गया प्रश्न नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक। इंग्लिश का है ये। पॉलिटिशियन politicians make many promises but very blank of them are implemented। पॉलिटिशियन ने बहुत सारे प्रॉमिस बदले, लेकिन उसमें से कुछ एक ही है जो पूरे किए जाते हैं, तो उसमें आएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। ऑप्शन ए उत्तर इसका आ जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 दिया है, अंबाला किस नेशनल हाईवे पर है? अंबाला कौन सा नेशनल हाईवे है? तो अंबाला देखो पहले था NH1 और अब उस NH1 का नाम हो गया है NH44। अब अंबाला है नेशनल हाईवे 44 पर। ये ध्यान रखना, पहले उसका NH1 नाम था, अब हो गया नेशनल हाईवे 44। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली से लेकर अमृतसर वाले हाईवे के ऊपर है अंबाला। आगे है प्रश्न नंबर 39। इंग्लिश का है ये। ही डाइड ए ब्लैंक डेथ। उसकी कैसी मृत्यु होगी? देखो इसमें क्या आएगा, ए ग्लोरियस डेथ। ये एक फ्रेज दे रखी है प्रॉपर। ए ग्लोरियस डेथ का मतलब होता है समवन हु डाइज ऑनरेबली और हीरोइकली, पर्टिकुलरली इन बैटल और नोबल कॉज। किसी युद्ध वगैरह के क्षेत्र में एक मारा जाने वाला हीरोइक सम्मान की मौत मरना, वो होता है ग्लोरियस डेथ, शहीद होना एक किस्म से, ये मान के चलो। तो ग्लोरियस डेथ एक फ्रेज है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? ग्लोरियस वर्ड यूज हो जाएगा इसके अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 40। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे भारत के जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने? कौन सा व्यक्ति था जो लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना? देखो अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक थे, और वो थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, लगातार। देखो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बने। 1950 से 1962 तक 12 साल। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया लगातार। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 12 साल भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे करे थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। आगे है सवाल नंबर 41। गणित का सवाल है। इसमें कि x + y + z ये 35 है, और x² + y² + z² ये है 525 के बराबर, और y गुणा z है ये x² के बराबर, यानी कि x² = y गुणा में z। तो y - z का मान क्या होगा ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशन दे रखे, 3 वेरिएबल, तो हम किसी को भी 0 नहीं ले सकते। दूसरी बात, y और z 0 से बड़े दिए गए हैं। ठीक है, दोनों इक्वल भी नहीं है। तो अब इसको सोल्व करना है। देखो a + b + c दे रखा है, a² + b² + c² दे रखा है, तो सीधा सा एक फार्मूला होता है a + b + c वाला क्यूब का। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिटेल दे रखी है, x + y + z 35 के बराबर, x² + y² + z² 525 के बराबर, और y गुणा z बराबर x² के बराबर। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x + y + z दे रखा है, 35 के बराबर दिया गया है। एक फार्मूला होता है a + b + c का स्क्वायर का। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से x + y + z का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² = 2 × ab + bc = ca। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ये जो पूरा फार्मूला हमने खोला है a + b + c का होल स्क्वायर, इसमें क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें दे रखा x + y + z 35 के बराबर, x² + y² + z²
ये दे रखा 525 के बराबर दिया है। एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स ये हमें नहीं दी, ये चीज हमें नहीं दी गई। तो ये 35 का स्क्वायर 1225 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 525 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका मान कहाँ से आ गया, ये 35x एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हम निकालेंगे इस इक्वेशन से जो पहले वाली इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35। हमें एक चीज और दे रखी है कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई जेड के बराबर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो दोनों साइड एक्स से गुणा कर दो, इधर भी एक्स से और इधर भी एक्स से गुणा कर दो। एक्स ब्रैकेट में गुणा होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जमा ये क्या बन जाएगा एक्स वाई जमा एक्स जेड, किसके बराबर है ये 35x के बराबर है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है वाई जेड के, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया वाई जेड, ये इक्वेशन बन गई वाई जेड जमा एक्स वाई जमा जेड एक्स बराबर 35x, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया हमारा 35x। भाई एक्स वाई आगे कर दिया, वाई जेड पीछे कर दिया, सीक्वेंस में बढ़ा दी। और यही चीज हमसे आगे इस इक्वेशन में पूछी गई है। यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आ गया हमारा 35x के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 525 से है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 35 से है। तो 35 का स्क्वायर बराबर 525 जमा 2 गुणा में 35x, तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225 बराबर 525 जमा 35 दूनी 70x। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, इसमें से कितना बनेगा 700 बचेगा, 70x बराबर 700, तो x का मान आ जाएगा 70 यहाँ से। ये हमें निकालना इंपॉर्टेंट है बस। x का मान निकल गया तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें यूज करना है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा बी सी जमा सी ए, ये फार्मूला यूज करना है मेन। पहले वाली वैल्यू दे रखी है, दूसरी दे रखी है, तीसरी वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह वाई जेड रख दो बस। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35x आ जाएगा, वो यहाँ पे रख देना है। x का मान आ गया 10। अब आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x का मान 10 है तो एक्स स्क्वायर है वाई जेड के बराबर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, वाई जेड कितना आ गया 100, वाई गुना जेड आ गया 100। आगे एक इक्वेशन और थी, x प्लस वाई प्लस जेड है 35 दे रखा था, इसमें x का मान अगर 10 रखेंगे तो y प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। y प्लस जेड आ गया, y इंटू में जेड आ गया। हमें निकालना है y माइनस जेड। y माइनस जेड देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जब खोलेंगे तो इनमें कॉमन आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इसमें आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनको जब दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 4ab। तो हमें y माइनस जेड की वैल्यू निकाले तो y माइनस जेड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4yz। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बस यही फर्क है ना। दोनों में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कॉमन है तो 2ab इधर ले आओ, तो ऊपर क्या बचेगा a जमा बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा माइनस 4ab। तो यहाँ पर a की जगह y है, b की जगह z है। तो ये फार्मूला निकला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर आएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4yz। y प्लस जेड का मान आ गया था 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 y इंटू जेड आया था 100। यहाँ से y माइनस जेड का होल स्क्वायर कितना आएगा 225। तो y माइनस जेड जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर टाइम तो रूट आएगा, ये कितना आएगा प्लस माइनस 15 दोनों वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें एक चीज दे रखी थी कि y जेड दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, तो y का मान हम लेंगे प्लस का 15, y माइनस जेड कितना आएगा प्लस का 15 उत्तर आ जाएगा इसका। यही हमसे इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था, y माइनस जेड प्लस का 15 आ जाएगा क्योंकि इसने कहा था y और जेड दोनों 0 से बड़े हैं। फार्मूला इसमें सिंपल एक ये यूज हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, और एक a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर दोनों जोड़ रखे हैं।
ये सिंपल सा सवाल था, 15 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 15। सवाल नंबर 42 रीजनिंग का सवाल है। एक निश्चित भाषा में सी को लिखा जाता है सीन, किसी कोड लैंग्वेज सी को 3 लिखा गया है, डैम DAM इसको 6 लिखा गया है, तो हैंस HENCE को क्या लिखा जाएगा? सी को लिख दिया 3 के बराबर, DAM को लिख दिया 6 के बराबर, तो HENCE को क्या लिखेंगे? देखो इसमें सी दिया है 3 के बराबर, सी अंग्रेजी में कौन से नंबर पर आता है? अल्फाबेट में तीसरे नंबर पर, ABC तीसरे नंबर पर, और वर्ड कितने इसमें? एक ही वर्ड है ना, कुल अक्षर एक ही है, तो 3/1 करेंगे तो 3 आएगा। नहीं समझ में आया? अगले वाला देखो, डैम से DAM, इसमें डी है 4 नंबर पर, ए आता है पहले नंबर पर, और एम आता है 13वां नंबर पर अंग्रेजी में। इनको जोड़ें टोटल कितना बनेगा? 18 बनेगा, 4 और 1 5, 13 5 18। लेकिन DAM के अंदर वर्ड कितने हैं? 3 है, 3 अक्षर हैं, डी 3 लेटर है, DA और M 3 है, तो 18 इनके अंकों का जोड़ बटे में टोटल अंक कितने हैं? ठीक है, ये आएगा 18/3 करें तो 6। सी अकेला था, तीसरे नंबर पर था और अकेला था, इसलिए 3/1 करा था। DAM इनका जोड़ आएगा 18 और 3 अक्षर है, तो 18/3। ऐसे लास्ट है हंस, HENCE हैंस, H है 8 नंबर पर, E 5 पर, N 14 पर, C 3 पर और E 5 पर। जोड़ेंगे सारा तो कितना जोड़ बनेगा? 35 बनेगा। कितना जोड़ बन गया? 35। और लेटर कितने इसके अंदर? 1 2 3 4 5, तो 35/5 करेंगे कितना आएगा? 7। 35/5 करेंगे कितना उत्तर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 7। 43 का इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? भाई 4 चीजें रखी है। ब्लूबर्ड झील हरियाणा के अंदर है, हिसार के अंदर है। चंदूबी ये आसाम के अंदर है। हमीरसर ये गुजरात के अंदर है। उपवन ये तमिलनाडु में, ये है महाराष्ट्र के अंदर। उपवन कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन डी है जो गलत मैच किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया। भारत में जो गर्मी के समय जो मानसून होता है, कौन सा मानसून होता है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होती है। यहां से चलता है मानसून और इधर जाता है भारत का मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर ये मानसून की डायरेक्शन होती है भारत के मानसून की। ठीक है, डिटेल में पढ़े तो जून से सितंबर के महीने के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर अत्यधिक गर्मी के कारण लो प्रेशर बनता है, और इसी प्रेशर के कारण भूमध्य रेखा पार करने के बाद हवाएं कोरोलिस फोर्स के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ये दक्षिण पश्चिम से भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। किस फोर्स की वजह से? कोरोलिस फोर्स की वजह से। तो प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड। 45 आई कट इट ब्लैंक ए नाइफ। मैंने इसे चाकू से काटा, तो क्या आएगा? विद ए नाइफ, चाकू से काटा था, चाकू के साथ काटा था। ऑप्शन ए आंसर होगा 45 का। 40 देखो सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हमें पजल सोल्व करनी है। इसमें दिया है विकास, विनोद, विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल। 7 जने हैं। एक टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 जने बना लो। टेबल की ओर मुंह है इनका सारा का, सभी का टेबल की तरफ मुंह है। 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो एक साथ एक ही पॉइंट पे इनको मैच करवाते हैं। ये टेबल का मुंह है। कितने हो गए? 3 और 3 6 और एक हो गया 7वां। 7 बंदे बैठे हैं और इस सभी का मुंह है टेबल की साइड, ये बीच में टेबल का सेंटर है। इसने क्या कहा है कि वासु विकास के राइट हैंड में तीसरे नंबर पर है। कहीं भी एक जगह विकास बैठा दो, उसके राइट में तीसरे नंबर पर वासु बैठेगा। तो ये बैठेगा विकास यहाँ पे। इसके राइट में तीसरे नंबर पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे बैठा है वासु। बैठ गया। अब वासु और विकास से संबंधित कोई बात और दे रखी है? कोई नहीं दे रखी। वरुण विनय के बाएं दूसरा तथा विशाल के दाएं से दूसरा। वरुण जो है विनय के लेफ्ट से है और विशाल के राइट से दूसरे नंबर पर है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण का पड़ोसी नहीं है। तो एक काम करो, वासु और विकास को मत बैठाओ अभी, क्योंकि वासु और विकास के बारे में दूसरी स्टेटमेंट तो दी नहीं गई। पहले उन लोगों को बैठाओ जिसके बारे में 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दी गई है।
वरुण, विकास और विशाल। ठीक है, तो वरुण विनय के लेफ्ट में, विनय है मान लो यहाँ पर, तो विनय के लेफ्ट में सेकंड पर है वरुण, और ये वरुण किसके राइट में है? विशाल के। तो विशाल यहाँ बैठेगा, यहाँ विशाल है, विशाल का राइट में यहाँ बैठेगा वरुण राइट में दूसरे पर, और ये है विनय, विनय के लेफ्ट में दूसरे पर, ऐसे बैठेंगे। आगे दे रखा है कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, वरुण का पड़ोसी नहीं है। वरुण का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पर भी वैभव नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, वैभव आएगा इन दोनों में से। और विनोद के दाएं से तीसरा है, अब विनोद यहाँ बैठेंगे तो इसके दाएं से दूसरा बनेगा, दाएं से तीसरा यहाँ बनेगा, तो ये आ गया विनोद, और विनोद के दाएं से तीसरा यहाँ पे वैभव आ जाएगा। वासु विकास से दाएं तीसरा है, तो ये विकास, और दाएं से तीसरा यहाँ पे वासु, ये ऐसे बैठेंगे सारे के सारे। वरुण के बाएं से तीसरा कौन सा है? तो वरुण है, वरुण के लेफ्ट से तीसरे नंबर पर ये यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा बैठा था? ये था वैभव। कौन था? वैभव। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। एक बार आप क्लियर बना के देख लेना। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 47। स्टील लोहा और किसका मिश्रण होता है? स्टील के अंदर क्या क्या पाया जाता है? स्टील मुख्य रूप से लोहा और कार्बन का मिश्रण है। इसमें आमतौर पर लोहे के साथ साथ 0.02 से लेकर 2.14% तक कार्बन मिलाया जाता है, जो इसे शुद्ध लोहे की तुलना में कहीं अधिक कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है स्टील। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 48 है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज, उससे पहले वाले दिन सिंधारा होता है, अगले दिन तीज होती है, ध्यान रखना। 49 नंबर है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष, टालेस्ट लिविंग ट्री कौन सा है? तो ये पेड़ है सिकोया। यह पत्तियों का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ है। कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित हाइपेरियन नामक सिकोया पेड़ दुनिया का सबसे लंबा ज्ञात जीवित पेड़ है। इसकी ऊंचाई 116 मीटर यानी कि 381 फीट है। सिकोया पेड़ है कैलिफोर्निया के अंदर। तो 49 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सिकोया। क्वेश्चन नंबर 50 है बेकिंग सोडा, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस दी गई कि आई हैव बीन गिवन दिस बुक बाय माय सिस्टर। इसको एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? तो देखो हैव बीन है तो इसका मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, तो इसमें आएगा माय सिस्टर हैज गिवन मी दिस बुक। हैज का क्या हो जाएगा? हैव बीन में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 52 है कि पुत्री, जो पुत्री शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री होते आत्मजा, आत्म जो होता पुत्र, आत्मजा होता तो पुत्री होता, प्रिया होता तो पुत्री होता, तो यह आएगा दुहिता। क्या आएगा? दुहिता शब्द है जो पुत्री का पर्यायवाची है। इस क्लास के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी PDF आपको मिलेगी। प्रश्न नंबर 53 है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यह 1977 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। देखो 1977 में आया था, बिल्कुल सही है। इसका हेड कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता। कैबिनेट सेक्रेटरी तो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इसका हेड होता है पॉलिटिकल सेक्रेटरी, क्योंकि पॉलिटिकल पोस्ट होती है सारी की सारी। तो स्टेटमेंट एक सही है, दूसरी गलत है इसमें। तो केवल पहली स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। 1977 में अस्तित्व में आया था PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्रश्न नंबर 54 है कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था हेड ऑफिस आजाद हिंद फौज का? तो दो जगह थे, एक तो था सिंगापुर के अंदर, शुरू में सिंगापुर के अंदर था, और दूसरा था रंगून, म्यांमार के अंदर, रंगून के अंदर। तो इसमें रंगून दिया, तो रंगून ऑप्शन में सही है, ऑप्शन बी। और सिंगापुर भी हो तो वो भी सही है, ऑप्शन बी उत्तर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 55। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु किस पहल को लॉन्च किया गया है? Which initiative has been launched recently to empower Indian women in artificial intelligence? AI में भारतीय महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है AI मॉडल लॉन्च किया गया है? कौन सा इनिशिएटिव? तो वो है AI किरण। AI किरण, भारत ने AI के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चला है AI किरण।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कलाकार, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, कार्यालय और कीर्तिका रेड्डी जैसी तकनीकी नेताओं के सह नेतृत्व से इस आंदोलन का उद्देश्य एआई में 10 लाख भारतीय महिलाओं को जोड़ना, उनका मार्गदर्शन करना है। तो एक तो चला गया है एआई किरण, ठीक है, और दूसरा और है, और वो प्रोजेक्ट है यशोदा एआई। दो प्रोजेक्ट है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने चलाया है। दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, एक तो है यशोदा एआई जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने चलाया है, और एक है ये भारत सरकार की तरफ से, ये है एआई किरण। दोनों ध्यान रखने हैं। तो एआई के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई किरण, और एक अगर ये पूछे वोमेन डिपार्टमेंट ने तो वह है यशोदा एआई। 56 नंबर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना यानी कि दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी उत्तर होगा। 57 है कि कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। तो हरियाणा में चावल होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है, चाय नहीं होती। चाय होती है आसाम और बंगाल की साइड, चाय हरियाणा की फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 58 है हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरिगंधा, ऑप्शन डी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 है रश्मि रथी रचना किसने लिखी थी? रश्मि रथी रचना की रचयिता कौन है? ऑथर, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये रश्मि रथी। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने किस जिले की स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक इसने एक फतेहाबाद बसाया था, जौनपुर शहर। इसके अलावा हिसार, इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, हिसार का मतलब क्या होता है? किला, ये ध्यान रखना। हिसार शहर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि हरियाणा ने हाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? देखो हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 2025 को हरियाणा का स्थापना दिवस हो गया 60 नंबर का। अब 2026 में जो आएगा 1 नवंबर 2026 वो होगा हरियाणा का 61वां स्थापना दिवस। तो हाल ही में हरियाणा ने अपना 60वां स्थापना दिवस बनाया था, 60th नंबर का, 60वें नंबर का। सवाल नंबर 62 दिया है तीन संख्याओं का औसत 30 है। तीन संख्याओं का एवरेज 30 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 गुनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तीन संख्या है उनका एवरेज दे दिया 30। अब देखो एक संख्या 2/3 गुना है, एक अगली की 3/4 गुना। तो कोई ऐसी संख्या ले लो जो 2 3 सभी से कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी, 4 से भी। तो वो संख्या है 12। भाई 2 और 3 4 के एलसीएम 12 या फिर 24 ले लो। हमने वो संख्या मान ली 24। हमने वो संख्या 24 मान ली। कौन सी संख्या मान ली? देखो कोई भी एक नंबर मान लो, छोड़ो सर ऐसे छोड़ो। क्या कहा है किसने? तो पहला नंबर वो दूसरे नंबर का 2/3 है, और दूसरा नंबर वो तीसरे नंबर का, तो तीसरा नंबर x है। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 3/4x। पहला नंबर क्या होगा? तो 3/4x का 2/3 गुना, ये पहला नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो पहला नंबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4। तो हमने तीसरी संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3/4x। पहली संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का 2/3, दूसरी संख्या के 3/4, इसका 2/3 गुना। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, यानी कि पहली संख्या क्या आ जाएगी? x/2। पहली x/2, दूसरी 3/4x, चौथी आ गई x, तीसरी आ गई x। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन तीनों का औसत दे रखा 30। औसत मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 गुना 3 कितना आएगा? 90। तीनों का जोड़ कितना है भाई? 90। एवरेज का मतलब बटे में भाग ही तो करते हैं उससे, तीन संख्या एक्स वाई जेड, एवरेज 30 है, तो यानी कि एक्स जमा वाई प्लस जेड बराबर 30 गुना 3 90। तो सेम इन तीनों का जोड़ किसके बराबर दे रखा है? 90 के बराबर दे रखा है। एलसीएम कितना आएगा इसका? 4 आएगा। तो ये कितना बनेगा? 2x। ये कितना बनेगा? 3x। ये कितना बनेगा? 4x बराबर 90। 4 3 7 और 2 9x। 9x बराबर 90। नीचे का 4 इधर आ जाएगा गुणा में, 9 से कटेंगे 10, तो x का मान कितना आ जाए? 10 चौक 40। x का मान आ गया 40, यानी कि तीसरी संख्या कितनी आ गई? 40। हमसे पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या कितनी है? x/2, यानी कि 40/2 कितनी आ जाएगी? 20। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 3/4 ऑफ 40, यानी कि
10 तिया 30। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 40। तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ 90 आना चाहिए, बिल्कुल 90 आ रहा है। एवरेज निकालेंगे 30 आएगा, बिल्कुल 30 आएगा। ये उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं हम। ऐसे सवाल में सीधा हमें तीसरी संख्या से सोल्व करना है। तीसरी संख्या हमने सीधी मान ली x, तो दूसरी हो जाएगी 3/4x और पहली हो जाएगी 3/4 x का 2/3 गुना। ठीक है, तो ये आ जाएगा x/2 पहली संख्या, दूसरी आएगी 3/4x और तीसरी आएगी x। इन तीनों का जोड़ दिया है 90 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर का। 63 का कथन निष्कर्ष का क्या दे रखा कि सभी m q है। m जो है सारे वो q है, कोई भी l q नहीं है। l जो है वो q में नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट दे रखी है। l और q के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। कोई भी m l नहीं है, बिल्कुल देखो q के अंदर है m, भाई q के घर में m रहता है और q का l का आना जाना नहीं है, तो m कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो कोई भी m l के अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। कुछ एल एम नहीं है, कुछ एल एम के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी, केवल पहली स्टेटमेंट ठीक होगी। कोई भी नहीं जाएगा, कुछ का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 64 दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। रॉड्रिक सेड यू मे मीट देम नेक्स्ट मंथ। तो देखो यू का किस में हो जाएगा, रॉड्रिक सेड यू मे मीट देम, यू तो यू रहेगा। मीट देम नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है अपकमिंग मंथ या फॉलोइंग मंथ, तो प्रीवियस मंथ तो हट जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, फॉलोइंग मंथ भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें चेंज क्या होगा वो देखना आपको। इसमें देखो सबसे पहले तो कंजक्शन दैट ऐड हो जाएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई के अंदर, और मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट के अंदर। ये चेंज आएंगे और नेक्स्ट मंथ आ जाएगा फॉलोइंग मंथ की जगह। ये 3 चेंज होंगे इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रॉड्रिक सेड दैट आई माइट मीट देम द फॉलोइंग मंथ। देखो यू तो हट जाएगा, इसमें प्रीवियस मंथ है, ठीक है, और मे का माइट में चेंज होएगा तो इसके अंदर ही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला है प्रश्न नंबर 65। सरस आजीविका मेला 2026 गुड़गांव में कब से कब तक आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2026, और ये लगा था 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक। 10 फरवरी से 21 फरवरी तक गुड़गांव में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया था 2026 का। प्रश्न नंबर 66 है कि मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में देश की पहली ड्रोन सिटी का उद्घाटन किया। पहली ड्रोन सिटी हरियाणा के अंदर, इसका उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो इसका क्या था, हिसार जिले के सिसाई गांव में। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ड्रोन सिटी का उद्घाटन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 66, हिसार जिले का सिसाई गांव, जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है। प्रश्न नंबर 67 है, हरियाणा सरकार द्वारा एआई मिशन के अंतर्गत कितने युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हाउ मैनी यूथ एंड प्रोफेशनल्स आर टारगेटेड टू बी ट्रेन्ड अंडर हरियाणा एआई मिशन। वो करेगी लगभग 1 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार एआई मिशन के तहत प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी उनको। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सी हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं, ज्योग्राफिक। देखो हरियाणा के अंदर यमुना घग्गर के मैदान भी है, शिवालिक की पहाड़ियां भी है, और अर्ध रेगिस्तानी मैदान भी है सिरसा की साइड। घग्गर यमुना के मैदान हरियाणा के जैसे पानीपत सोनीपत इस साइड में है, शिवालिक ऊपर यमुनानगर अंबाला पंचकुला की साइड है, लेकिन धौलाधार पर्वत है ये हरियाणा में नहीं है। धौलाधार पर्वत रेंज का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। अरावली रेंज है, धौलाधार पर्वत वाला नहीं, अरावली है हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में। तो ऑप्शन डी है जो हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 69। हाल ही में अफ्रीका की किस झील में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। ए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की किस झील में जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की गई है।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की तांगानिका झील लेक तांगानिका बेसिन में जैव विविधता संरक्षण और सतत भूमि प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। तांगानिका झील के अंदर, तांगानिका झील कहाँ है? ये बुरुंडी, कांगो, तंजानिया और जाम्बिया 4 देशों के बीच में तांगानिका। यह परियोजना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित है और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में शुरू की गई है और ये $14.5 मिलियन का 5 साल की अवधि के लिए बजट रखा गया है। तो कौन सी झील अफ्रीका की? तांगानिका झील है, जहां जैव विविधता संरक्षण और सतत भूमि प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेक तांगानिका। आगे है प्रश्न नंबर 70। इसमें दिया है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, भाई जैसे ट्रेन चल रही है उधर मुंह करके बैठा है। उसने एक सिक्का उछाल दिया जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी कैसे चल रही है? एक ट्रेन चल रही है, आदमी बैठा ट्रेन की साइड मुंह करके, जिसे इंजन उस साइड, सिक्का उछाला और सिक्का उस आदमी के पीछे गिर गया। तो मतलब ट्रेन किस साइड चल रही है? आगे चल रही है, पीछे चल रही है? तो ट्रेन चल रही है आगे, फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे चल रही है। ठीक है, अगर सिक्का आगे गिरता तो मतलब ट्रेन वापस बैक साइड में चल रही है। भाई मैं बैठा हूँ गाड़ी में, गाड़ी चल रही, सिक्का उछाला, अगर सिक्का पीछे गया मतलब मैं आगे निकल गया, सिक्का तो अपनी जगह पर है। तो ये फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 71। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? बीटा कैरोटीन जीन जो होता है गोल्डन राइस में, वो कहां से आता है? देखो, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस जो चावल होते हैं, ये आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है। चावल जो होता है ना हमारा, उसको मॉडिफाई करके गोल्डन राइस बनाया गया है, जिसका खाने का भाग उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का स्रोत होता है। देखो पेपर में कई बार पूछा गया गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, उसमें पाया विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में। किससे तैयार होता है? इसको बनाया वैज्ञानिकों ने डैफोडिल पौधा, डैफोडिल पौधा लिया गया, इसका साइंटिफिक नेम है नार्सिसस स्यूडोनासिस। इससे प्राप्त फाइटोइन सिंथेजिन और एक सामान्य मिट्टी के जीवाणु से प्राप्त अन्य जीन का उपयोग करके चावल की जीनोम को रूपांतरित किया गया। ठीक है, कौन से पौधा है? डैफोडिल पौधे से इसके अंदर बीटा कैरोटीन तैयार किया जाता है। गोल्डन राइस के बाद बीटा कैरोटीन को बढ़ाने के लिए, यानी कि कॉर्न के अंदर, मक्का के अंदर भी इस जीन का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, डैफोडिल। 72 का है फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है। सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया और अखिल दोनों बहन भाई है। अखिल के पिता की माँ, यानी कि अखिल की क्या हो गई? दादी हो गई। भाई अखिल का पिता वो सुप्रिया का पिता भी हो गया, ठीक है, और इसकी माँ यानी कि इनकी दादी हो गई। सुप्रिया की क्या लगी? अरे दादी तो लगेगी, भाई अखिल की बहन है ये, तो अखिल की दादी लगेगी तो सुप्रिया की भी दादी लगेगी, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 73 है, ये मिलाओ क्या क्या चीज है? एसीटोन, कार्बन टेट्राहाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड अमोनिया। देखो लिक्विड अमोनिया जो है NH3, इसको हम फ्रिज के अंदर किसके रूप में प्रयोग करते हैं? कूलेंट के रूप में, कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, यानी कि डी मिलेगा चौथे वाले से। आगे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होता है H2O2, वाटर होता है H2O, ये तो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो जख्म होता है जो उसके ऊपर लगाते हैं हम साफ करने के लिए, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तीसरे का आएगा सी के साथ ही, बिल्कुल सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो हमें अग्निशमक जो सिलेंडर होते हैं ना आग बुझाने वाले, उसमें होता है। एसीटोन, ये नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल सेम आएगा, 1 2 3 4 सारे ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर आएगा 1 2 3 4, जो इसके अंदर दे रखे सामने के सामने ऐसे ही ये मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 74। ये भी है कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। इसमें है कि कुछ MP है, कुछ MP है, ये M हो गया, कुछ MP है, सारे X M है, सारे X जो है वो M के अंदर है, सारे X M के अंदर रहते हैं। कुछ PX है, देखो P से X के बारे में कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखी, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई X वाले यहाँ रहते ना भी रहे, तो कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दे रखी, तो गलत है। कुछ PM है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा कॉमन है P और M का, तो बिल्कुल सही है। कोई भी PX नहीं है, देखो P से X के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं दे रखी, तो केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है इसके अंदर, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है।
ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 75। कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल फतेहाबाद से मिला है? फतेहाबाद से दो मिले हैं, एक मिला है कुणाल और एक मिला है बनवाली बनावली। बनावली और कुणाल ये दोनों फतेहाबाद से मिले हैं। ऑप्शन ए इसमें खाली बनावली दे रखा है, कुणाल भी है जो फतेहाबाद से मिला है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 76 है, रीजनिंग का है। इसमें से अलग कौन सा है ये बताओ। क्या ट्रिक लगेगी इसके अंदर? भाई देखो, एल एम एन, आर के बाद एन दे रखा, फिर के जे के फिर अलग दे दिया, एच के बाद एल फिर डब्ल्यू, कोई सीक्वेंस भी नहीं बन रही। तो क्या ट्रिक लगेगी, इसमें से अलग कौन सा है? तो देखो, इसमें इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना उसके जोड़ के ऊपर है। एल है 12 नंबर पर, एम एन 14 पर, एम 13 पर, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 39। आर एन के जोड़ेंगे 43, जे के भी जोड़ेंगे 43, एच एल डब्ल्यू जोड़ेंगे 43। यानी कि सभी के अंकों का जोड़, जिनकी प्लेस वैल्यू है भाई, आर 18वें नंबर पर अल्फाबेटिक में, एन 14 पर, के 11 पर, जोड़ेंगे सभी का 43 43 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन ए है एल एन एम, इसका 39 आ रहा है। तो एल एन एम सबसे अलग हो जाएगा इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। एल एन एम ये अलग है, अंकों का जोड़ 43 आ रहा है इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। सवाल नंबर 77 देखो, एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है, उसकी तरफ आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताओ। एक लाइट हाउस है जो 120, जो जमीन से लेकर 120√3 मीटर पर है। एक जहाज देखी गई कोण पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो ये बताओ जहाज ने कितनी दूरी तय करी 30 डिग्री से 60 डिग्री करने में, ये हमें बताना है। क्या आएगा? देखो, इस सवाल में ना पहले डायग्राम बनाना है हमें। डायग्राम कैसे बनेगा भाई? ये कोई प्रकाश स्तंभ है ए से लेकर बी तक, यहाँ पे कोई जहाज आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। पहले ये कोण कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। अब ये जहाज आ गई पॉइंट डी के ऊपर, अब कोण हो गया 60 डिग्री का। ठीक है। अब इसने इसने क्वेश्चन में ये डी ले रखा और ये सी ले रखा है, ये ध्यान रख लो। पहले पॉइंट डी पर जहाज थी 30 डिग्री, अब आगे सी पर। हमें दूरी निकालनी है डी से लेकर सी के बीच में, तो पहले निकालेंगे बी से डी की और फिर निकालेंगे बी से सी की। ये दे रखी है 120√3 एच। फार्मूला लगेगा टेन थीटा का, टेन 30 डिग्री का, ए बी बटे बी डी, और एक बार लगेगा ए बी बटे बी सी। टेन 30 में ए बी बटे बी डी, टेन 60 में ए बी बटे बी सी। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे बी डी। तो टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है 120√3, आधार है बी डी। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 के। यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 यहाँ गुणा में आ जाएगा ऊपर, 120 गुणा 3 यानी कि 360 डिग्री। ये जो ट्रायंगल बनी थी हमारी, तो ये डी पॉइंट था और ये बी, तो बी से डी तक पूरी दूरी आ गई 360 डिग्री। अब निकालेंगे बी सी 60 डिग्री कोण के ऊपर। बी सी के लिए भी फार्मूला सेम रहेगा, टेन थीटा का, लंब बटे आधार, आधार अब बी सी हो गया। टेन 60 होता है √3 के, √3 से √3 कट जाएगा, बी सी इधर आएगा तो कितने आ जाएगा? 120 मीटर। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये पूरी 360, ये आ गई 120, तो हमें सी डी निकालना है। तो सी डी कितना आएगा? 360 में से 120 घटा देंगे तो कितने आ जाएगा? 240। तो जहाज ने कितनी दूरी तय करी कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में? 240 मीटर। सवाल नंबर 77 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 240 मीटर। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये हाईलाइटेड वर्ड है सेक्रेटिव। इसका एंटोनियम हमें बताना है। सी इज सेक्रेटिव अबाउट हाउ मच मनी सी है। सेक्रेटिव मतलब होता है गुप्त रखना, बात छुपा के रखना। कवर्ड इसका सिमोनियम होता है, और इसका एंटोनियम होगा फोर्थ राइट, सीधा मुंह फट, सीधे बात बोलने वाला। ऑप्शन बी आंसर हो। आ गया क्वेश्चन नंबर 79। अभी हाल ही में गूगल ने अपना किस ओपन एआई मॉडल की नई श्रृंखला लॉन्च करी है? गूगल लॉन्च ए न्यू सीरीज ऑफ विच ऑफ इट्स ओपन एआई मॉडल। कौन सा नया एआई मॉडल लॉन्च किया? तो वो करा था गैमा 2। गैमा 2 गूगल ने लॉन्च किया था। अगला है प्रश्न नंबर 80। अवचेतन शब्द में उपसर्ग क्या है? अवचेतन, देखो, उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब शब्द के दो हिस्से बना लो। उपसर्ग का मतलब एक हिस्सा आगे और एक पीछे कोई शब्द बनना चाहिए। तो अव प्लस चेतन, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसके अंदर? अव। कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है।
अगला है 81, हरियाणा के किस जिले की नेहा सिन्हा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित करी है? स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित करी है एक नेहा सिन्हा है हरियाणा से, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए। ये कहाँ से है? तो ये है पंचकुला। पंचकुला में भी कहाँ से? पिंजौर से। पंचकुला में पिंजौर से है नेहा सिन्हा, इन्होंने एक स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक डेवलप करी है दृष्टिहीन लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 82 की मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका बहन की लिम्फोसाइट बनती है? लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? तो लिम्फोसाइट बनती है हमारी बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो जो बोलते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट हमारे शरीर में बोन मैरो के अंदर बनती है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे है 83 नंबर। एक व्यक्ति ओ बिंदु से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? देखो, हर बार दाएं मुड़ा, सिर्फ एक बार बाएं मुड़ा था, बाकी हर बार राइट 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 टर्न इसने लिया है। ओ बिंदु से चला है, पहले 20 किलोमीटर चलेगा, फिर पॉइंट बी पर 10 किलोमीटर, फिर पॉइंट सी से 5 किलोमीटर, पॉइंट डी से 12 किलोमीटर, लास्ट में पॉइंट ई से 6 किलोमीटर। अब वो किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा है? देखो, ये बनेगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ऐसे डायग्राम बनाते। अब चलाओ, यहाँ से कोई पॉइंट ओ है, इधर ईस्ट की साइड चला 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ के नीचे 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गया और अब चला 9 किलोमीटर। भाई ये ऊपर वाला 20 है तो ये 9 इसके बीच में आएगा 10, ये 9 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला। देखो, ये 9 चला है इधर, ऊपर 20 है तो ये 12 आएगा, तो 21 इससे थोड़ा सा आगे आएगा ना इस पॉइंट से, यहाँ तक ये 11 किलोमीटर हो गया और 1 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि 11 2 20, ये ऊपर वाला 20, ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद राइट मुड़ के 6 किलोमीटर। अब देखो, ये दूरी है टोटल 10, 5 ये चल चुका, ये 5 ये रहेगी और 1 किलोमीटर और ऊपर। ठीक है, ये 5 है और ये ऊपर 1 किलोमीटर। अब किस दिशा की ओर मुंह है? तो ये कौन सी दिशा हो भाई? नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसका किस डायरेक्शन में मुंह है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इस आदमी का मुंह है। पूर्व दिशा से चला था और लास्ट में उत्तर दिशा की तरफ इसका मुंह आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। आ गया प्रश्न नंबर 84। सतसई का सामासिक विक्रय। सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समाह। 700 दोहे, 700 दोहे। कौन सा समास आ गया इसमें जिसमें गिनती आएगी? वो होगा द्विगु समास। कौन सा समास इसमें? द्विगु समास। इसका समाज का विग्रह क्या आएगा? 700 दोहों का समाहार। आगे है सवाल नंबर 85। 9.61 और 3.6 का मध्य अनुपात क्या होगा? 9.6 को 3.6, देखो इसका मध्य अनुपात निकालते किसी भी संख्या का, तो क्या था? अंडरूट a गुणा में b। 9.61 गुणा में 3.61 इसका अंडरूट करेंगे, इसका अंडरूट कितना आएगा? देखो 9 या 27 है ना, सीधी सी बात है 5 से ज्यादा आएगा भाई, 27 से फालतू है, लेकिन 36 से कम है, 5 और 6 के बीच का रहेगा भाई। 9 गुणा 3 है तो 9 चौक 36 बनता है, 36 से कम और 25 से ज्यादा यानी कि 5.89 आएगा भाई। गुणा करके देखना, सोल्व करके देखना। ठीक है, 5.89 इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 81 है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन किससे होगा? बोर्ड मास से। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो इसमें सबसे पहले ये ऑफ दिया है ना, पहले ये सोल्व होगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणा का निशान, 3 चौक 12, तो ये कितना बन जाएगा? 1/28। आगे है 1/6, ये भाग का निशान है, ये गुणा में आ जाएगा। 1/28 क्या बन जाएगा? 28/6, 1/28 28 आ जाएगा। 2 तिया 6, 14 दूनी 28। तो ये सारी यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी बन जाएगी? 14/3। हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? कितनी इतनी संख्या को अब 14/3 लिख सकते हैं। अब इधर देखो, एक भाग का निशान ये है, पहले भाग सोल होगा, तो भाग का 4 है तो ऊपर गुणा में 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1/7 गुणा में 1/2, 1/7 गुणा 1/2 करेंगे कितना आएगा? 1/3।
14। आगे प्लस का निशान है वो छोड़ देंगे। तो अब ये कितना आ गया 1/14। और यहाँ से ये लास्ट का 3, ये कितना था, ये था 14/3। इन दोनों की गुणा करो 1/27। ये तीनों जोड़ दो 1/14 जमा 1/27 जमा 14/3। इन तीनों का एलसीएम लेके जोड़ना है, जो ऊपर आए वो आपको करना है। ठीक है। सवाल नंबर 87, इसमें दिया है कि 3384 की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 3 साल और 5 साल के बाद दोनों राशि बराबर होती है। ब्याज की दर है 5% चक्रवर्ती, तो दोनों भागों के बीच का अंतर बताओ। 5% की रेट है, 3364 की राशि है, दो भागों में बांट दिया। मान लो एक को 1364 दे दिया, एक को 2000। एक का 3 साल में और एक का 5 साल में, दोनों पे जो ब्याज मिलेगा वो दोनों पर बराबर मिलेगा। अमाउंट होती है ब्याज प्लस में प्रिंसिपल, मूलधन प्लस ब्याज जोड़कर, वो दोनों का बराबर मिलता है। इन दोनों राशियों के बीच में अंतर बताओ, कितना अंतर था, ये इसके अंदर सोल्व करके बताना हमें। तो अब देखो इस सवाल के अंदर क्या करना है हमें। देखो रेट दे रखी है कितनी, 5%। रेट दे रखी है इसमें 5%। तो 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के होता है 5%। 1/20 का मतलब होता है 20 से कितना रुपया हो गए, 21 रुपया। भाई जो पहले अमाउंट 20 था वो कितना हो गया, 21 हो गया। 5 का होता है 20 से 21। टाइम का डिफरेंस देखो, एक तो राशि दी है 3 साल के लिए, एक राशि दी है 5 साल के लिए। कितने साल का गैप है दोनों के बीच में, 2 साल का। तो 2 साल का गैप है तो दोनों का स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो गया 400 और ये हो गया 441। ये हमारी दोनों राशियों का अनुपात आ गया है, एक 441 में। दोनों का जोड़ कितना आएगा 841। हमारा मेन जो मूलधन था वो 841, ये दे रखा है 3364। कितना गुना है इसका, 4 गुना। तो जो राशि है, जो अमाउंट है, जो हिस्से करे तो वो भी 4 गुना हो जाएंगे। तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 1600, और ये इसका करेंगे कितना आएगा 1764। एक राशि थी 1600, दूसरी थी 1764, दोनों को जोड़ेंगे तो 3364 बनेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1764 माइनस 1600, 164। सिंपल सा सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है। 1/20 बनेगा, 1/20 यानी कि 20 से 21। साल का अंतर है 2 का, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ये 400 441, दोनों का जोड़ कितना है 841। ये कितना गुना दे रखा है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 164 ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल का। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, काफी सारा स्टडी मैटेरियल, काफी सारी पीडीएफ वहां पर दी गई है। आगे सवाल नंबर 88, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ये पुराने राजवंश दे रखे, पुरानी डायनेस्टी दे रखी है, और ये उनकी राजधानी दे रखी है। पल्लव, पांड्या, यादव और काकतीय, इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी क्या क्या थी वो हमने बताना है। देखो इसमें कांचीपुरम राजधानी है पल्लव की, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। शासक था महेंद्र वर्मन। पल्लव के राज्य में 2 बड़े बड़े मंदिर, महाबलीपुरम का शौर्य मंदिर और कांचीपुरम का कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। पल्लव शासकों ने करवाया था। कांची की राजधानी पल्लव, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। दूसरी पांड्यों की, तो पांड्यों ने अन्य राजवंश जैसे चोल, चेर और पल्लवों के साथ दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन किया था, जो तमिलनाडु राज्य में है। तो पांड्यों की राजधानी क्या है, मदुरई। क्या है, मदुरई। यादव और देवगिरी पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के सामंती रईसों के वंशज थे। इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र देवनागरी और नासिक के बीच था, जो सेवना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यादव की। काकतीय वंश, ये एक आंध्र प्रदेश का है और यहाँ की राजधानी है वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी क्या है, वारंगल। देखो काकतीय की वारंगल, पल्लव की कांचीपुरम, पांड्या की मदुरई, यादवों की देवगिरी। 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 में देखो कि हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है। ई ऑफिस जो होता है ऑनलाइन फाइल वगैरह के लिए ई ऑफिस चला रखा है हरियाणा सरकार ने, इसको डेवलप करा था एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। एनआईसी ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। टैक्स, रिकवरी ऑफ डेप्ट, बोरोविंग और डिसइन्वेस्टमेंट।
तो देखो, रिकवरी ऑफ डेप्थ यानी कि ऋण की वसूली करती है सरकार, उधार लेती है, विनिवेश करती है, ये सारे कैपिटल रिसीट के हिस्सा है। लेकिन टैक्स जो है ये रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। टैक्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। 91 है, एनईटी को ओजीडब्ल्यू लिखा गया, सीएएफ को डीसीआई लिखा गया, तो टीईएल को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखो, एन से आगे ओ, सी से डी, टी से यू, चार ऑप्शन में है। ई से जी यानी कि दो जोड़ दिया, एफ जी, पहले वाले में एक जोड़ दिया, दूसरे वाले में दो, पहले वाले में एक, बीच वाले में दो जोड़ दिया, तो ई में दो जोड़ेंगे तो एफ जी, दूसरा वाला जी तो ऑप्शन डी कट गया। तीसरे वाले में तीन जोड़ दिया, टी से तीन जोड़े डब्ल्यू, एफ से तीन जोड़ेंगे तो आई, तो एल में तीन जोड़े क्या है, एल एम एन ओ, तो यू जी ओ, ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका 91 नंबर का। 92 नंबर का है, ये एक पेपर की आकृति दे रखी है, ऐसे मोड़ा गया और ये आकृति है, जब इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा। देखो सेम आकृति इधर भी बनेगी, ऊपर नीचे भी बनेगी। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है ना, तो ये ऊपर भी बनेगा और इसके इस साइड भी बनेगा ऐसे ऐसे, यानी कि ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, चार डॉट आएंगे, चार डॉट तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर ही है। ये जो गोला बना हुआ है चारों खानों में बनेगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है 93 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी। 1875 में उन्होंने किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी उत्तर होगा। ब्रह्म समाज की किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एओ हयू, इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस। आगे है प्रश्न नंबर 94, राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने वही वस्तु रामू को 10% हानि पर बेची। रामू ने रवि को 1485 दिए, तो राजू ने रवि को वस्तु कितने में दी थी। देखो, अब ये नहीं बताना कि राजू को कितने रुपए में पड़ी थी। देखो, राजू ने रवि को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेच दी, बात खत्म। रवि ने वो वस्तु खरीद ली मान लो 100 रुपए में, भाई राजू ने रवि को वस्तु 100 रुपए में बेच दी। अब रवि ने उसको 10% हानि पर यानी कि 90 रुपए में बेच दिया, किसको, रामू को। लेकिन रामू ने रुपए कितने दिए, 1485, 90 की वैल्यू 1485, तो 100 की निकालनी है, ये उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता कि राजू के वो वस्तु कितने में पड़ी थी, तो उसका 110 की वैल्यू आती, फिर एक अलग से निकलता। इसको 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 6 54, 9 5 45, 1650। ठीक है, सिंपल सा सवाल है ये, पहली लाइन का कहीं भी यूज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसने पूछा कि राजू ने रवि को कितने बेची, 1650 में बेची। अगर वो पूछता है कि राजू की वो वस्तु कितने रुपए में पड़ी, तभी होता है 110 की वैल्यू दे रखी है, अब 100 की निकालो, तो इसको 110 से भाग करके 100 से गुणा करते तब निकलती वो। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर आएगा। आगे है 95, सिटिंग अरेंजमेंट का है। 8 दोस्त है, PQRS एक टेबल के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 टेबल की तरफ मुंह है इनका, 1 2 3 4, ये 8 ऐसे हमने बैठा रखे, टेबल की साइड इनका मुंह है सभी का। आगे दे रखा कि आर टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और वाई टी का पड़ोसी है, डब्ल्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू और वी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, क्यू जो है वो डब्ल्यू या वी के किसी का भी पड़ोसी नहीं है। अब देखो, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट हमने बनानी है पूरी की पूरी डिटेल में। तो पहला देखो, आर टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, देखो आर है, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से तीसरे स्थान पर, देखो पहले टी बैठेगा, फिर यहाँ पे अगर टी है, इसके लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, ये टी है तो ये आर बैठ गया यहाँ पे। वाई टी का तुरंत पड़ोसी है, वाई के टी का पड़ोसी है, तो वाई इधर आएगा या फिर वाई इधर आएगा, कहीं भी एक आ सकता है। डब्ल्यू जो है वो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, एस जो है उसके लेफ्ट में दूसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू और एस यहां भी नहीं आ सकते, इधर आ सकते कहीं भी, इस साइड कहीं भी आ सकते हैं डब्ल्यू एस में से। एस आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, एस देखो आर के आसपास नहीं बैठा, ना तो यहाँ पे एस आएगा ना यहाँ पे आएगा। अब अगर एस यहाँ बैठाएंगे
तो एस को एक छोड़ के देखो, एस यहाँ पे वाई मान लिया, वाई नहीं होता तो एस यहाँ होता तो एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ पे वाई मानना पड़ेगा। अगर वाई यहाँ पे देखो वाई मान लिया तो यहाँ पे एस आ ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे एस लिखेंगे तो यहाँ पे वाई आएगा। तो ना तो एस यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता। 4 पोजीशन एस की कट चुकी है, क्योंकि आर के दाएं बाएं है नहीं और बाकी पोजीशन पे ये सेट नहीं हो रहा। अब क्या करना है, अब आगे एस और डब्ल्यू को बैठाओ। तो अगर एस यहाँ पे बैठा मान लो इस पॉइंट पे, तो एस का एक छोड़कर डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, अच्छा एस के राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। तो अगर एस यहाँ पे है तो एस के राइट में डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, ठीक है। एस इधर है तो इधर कौन बैठेगा, डब्ल्यू बैठेगा यहाँ पे। वाई टी का पड़ोसी है, वाई इनमें से कहीं भी एक जगह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अच्छा एस यहाँ भी हो सकता है भाई, एस यहाँ तो फिर डब्ल्यू यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये आर के आसपास नहीं है एस, बाकी दोनों जगह पे हो सकता है। दो लोकेशन ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे एस ले लिया तो वाई यहाँ आएगा, अगर यहाँ पे वाई ले लिया तो एस यहाँ पे आएगा ऊपर। डब्ल्यू और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब डब्ल्यू अगर मान लो यहाँ है तो वी कहाँ बैठेगा, आ ही नहीं सकता। क्यू डब्ल्यू और वी के बराबर में नहीं है, तो अब देखो ये स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी हमारी, ये जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही बनेगी। क्यू जो है वो डब्ल्यू और वी के नहीं बैठा, वी और उसके बीच में, तो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, क्योंकि क्यू डब्ल्यू और यू के बराबर में नहीं है और डब्ल्यू और वी के बीच में एक बंदा बैठा है। एस आर का तुरंत पड़ोसी भी नहीं है, आर टी के दाएं है, ये वाई, ठीक है। तो ये बची हुई जगह किसकी बच गई, पी क्यू पी रहेगा, ये पी आएगा यहाँ पे। तो देखो वाई डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, वाई डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, गलत है। एस और क्यू दोनों पी के पड़ोसी, एस और क्यू पी के पड़ोसी नहीं है। वाई और क्यू के बीच में टी है, वाई और क्यू के बीच में टी है, बिल्कुल सही, तीसरी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, वाई और क्यू के बीच में टी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 95 नंबर का। 96 इसमें एरर बताना है सेंटेंस में, अनलेस देयर इज नॉट एनी इमरजेंसी एट होम आई डोंट लीव टेक ए लीव एंड सिट एट होम। देखो अनलेस भी नेगेटिव है और नोट भी, तो इसके साथ या तो नोट नहीं आएगा या अनलेस नहीं आएगा, दोनों में से एक नहीं आएगा। एक साथ दो नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए में एरर है। 97 की गरिमा चौधरी, तो गरिमा चौधरी जूडो से संबंधित है, ठीक है, जूडो से संबंधित 2012 में भारत की तरफ से इसने कॉमनवेल्थ में प्रतिनिधित्व किया था, गरिमा चौधरी जूडो से। 98 की फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक तो उर्वरक का पुनः प्रयोग करके, नाइट्रोजन अवरोध को उपयोग करके और धीरे धीरे नाइट्रोजन छोड़ने वाले उपरोक्त, ऑप्शन डी उसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है 1 माइक्रोन, तो माइक्रोन होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर, यानी कि एमएम में कितना आएगा, 1/1000 mm, 1/1000 mm के बराबर होता है माइक्रोन। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, इनमें से वो बताना है। देखो इसमें गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, बल्कि महाराष्ट्र में नासिक त्र्यंबकेश्वर की फाड़ियों से निकल के पूर्व की ओर बहती और बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलते बंगाल की खाड़ी में जाती है। नर्मदा, साबरमती और ताप्ती ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, साबरमती और ताप्ती, और गोदावरी है ये पूर्व की तरफ बहती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। तो प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 था। 100 प्रश्न है इसमें, 100 का 100 हमने डिटेल में सॉल्यूशन सभी प्रश्न का देखा है। हरियाणा ग्रुप डी के फार्म निकले हुए, फार्म भर दे, पेपर होएगा फटाफट से। और जो पैटर्न एसएससी दे दिया है उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट सीरीज हम करवाने लग रहे हैं। कंटिन्यू मॉक टेस्ट सीरीज हम करवाते रहेंगे जब तक पेपर ना हो आपका, तब तक, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इसका। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हमने करा है नॉलेज हब चैनल के माध्यम से। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़-रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है? और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है? मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।